नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम बातचीत करेंगे खास तौर पर बजट से क्या उम्मीदें रख सकते हैं एक सैलरी टैक्स पेयर और खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए, कॉमन मैन के लिए क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस बार के बजट में। क्या आपके लिए कुछ इस तरीके के चेंजेस आएंगे जिससे कि आपका इन हैंड पैसा बढ़ेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स आएंगे और टैक्स पेइंग पर आपको कुछ इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके की बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। अरविंद श्रीवत्सन है हमारे साथ, नांगिया एंडरसन एलएलपी से, और साथ ही गौरी चड्ढा हैं। दोनों ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हमें बताएंगे कि फिलहाल जो करंट टैक्स रेजीम है इसमें क्या कुछ चेंजेस सरकार लेकर आ सकती है जिससे टैक्स पेयर्स की लाइफ के लिए थोड़ी बहुत और डेफिनेटली ईजिंग एक्शन हो पाए, उनको रिलीफ मिल पाए। तो सबसे पहले तो अरविंद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कॉमन मैन के लिए, एक सैलरी टैक्स पेयर के लिए हमेशा एक आस्क होता है कि टैक्सेस उनके लिए कम हो जाएं। एक तरफ उनके इन हैंड पैसा बढ़े, जैसे वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन जैसे सिनेरियो बढ़ता चला जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, उनके लिए महंगाई हर तरफ बढ़ गई है, तो उसे टैकल करने के लिए उनको टैक्सेस में कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ जहां पर वो टैक्स पे कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल जाए, इस तरीके की भी जरूरत होती है। कुल मिलाकर देखें तो 80 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में। अब सवाल यही है कि उनके लिए क्या कुछ इस बार आ सकता है। तो आपका सेंस क्या कहता है इस बार की यूनियन बजट में, क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्स रिलीफ के फ्रंट पर? बिल्कुल। आई थिंक दिस FM FM ने she has given a guarantee in the last budget that she would take care of personal taxes in the next budget. So जी। I would expect that she would make the new tax regime, which is their pet baby, which they have introduced. I think that they would make it more liberal and allow more people to move to the personal tax regime. जी, गौरी, क्या आप भी इसी तरीके से सोचती हैं? जो हाल ही में न्यू टैक्स रेजीम आई थी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस खैर ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तो दो-दो चॉइसेस हो गए, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सा टैक्स रेजीम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। एक में आपको एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस का फायदा मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है। तो ऐसे में चूज करना, और खास तौर पर न्यू टेकर्स भी बहुत ज्यादा नहीं रहे न्यू इनकम टैक्स रेजीम के लिए, तो इस न्यू नॉन एग्जेम्पशन टैक्स पार्ट को केटर करने के लिए क्या सरकार इस बार कुछ लेकर आ सकती है बजट में? जी साक्षी, मुझे लगता है कि जो न्यू रिजीम है और कोई बदलाव आए ना आए बजट पे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये न्यू रिजीम में कोई ना कोई चेंज होगा। बिकॉज ये न्यू रिजीम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही है लोगों के लिए, और लोगों ने बहुत ज्यादा ऑप्ट नहीं किया है इसको। ये मेरे हिसाब से इट इज अ टोटल फेलियर। तो उसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसमें या तो एक दो एग्जाम्पशंस बढ़ाई जाएंगी, ऑल्दो मुझे लगता है कि एग्जाम्पशन एक दो उसमें डिडक्शन एग्जाम्पशन दे दी तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लोगों के लिए। जी। बट आई थिंक कि ऐसा हो सकता है, या फिर इनके जो स्लैब रेट्स हैं उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यू रिजीम में कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अभी फिलहाल इतनी सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गौरी, भले ही वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने के लेकर हो, सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ा के लेकर हो, हाउसिंग वाले में जो इंटरेस्ट हमें एग्जेम्पशन मिलता है उस लिमिट को बढ़ाने में हो, इस तरीके के बहुत सारी, या फिर बेसिक एनुअल जो पे की जो लिमिट है 2.5 लाख रुपए, इसे बढ़ाने को लेकर हो, या फिर टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने को, इन सब में कोई किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस इस बार? पर्सनली मुझे इन सब चीजों में कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट फुल बजट है सरकार का, तो इस साल सरकार शायद कुछ ना करते हुए अगले साल एक बड़ा बदलाव लेके आए, जिस तरह पहले मिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा किया था जब उन्होंने बेसिक 87A की रिबेट बढ़ाई थी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है उसको तो बढ़ते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। बिकॉज बेसिक एग्जाम्शन लिमिट अगर बढ़ गई तो जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं वो कम हो जाएंगे, जो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी। अगर कुछ इंक्रीज हुआ तो वो 87A की रिबेट जो अभी 5 लाख पे है वो बढ़ के कुछ 6 लाख, 7 लाख या 7.5 लाख हो सकती है। बट ठीक है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, यस, अगेन यहाँ पे आई थिंक एक चेंज देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जो बढ़ानी भी चाहिए। और बाकी जो हाउसिंग लोन है उसमें जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में 2 लाख की डिडक्शन मिलती है, हो सकता है उसमें कोई चेंज देखने को मिल जाए। या आपको जो ईवी व्हीकल्स पे डिडक्शन मिलती है वो इस साल डिडक्शन एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसमें एक्सटेंशन देखने को वो शायद जरूर ही मिलेगा। आई थिंक ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो डेफिनेटली इस बजट में होंगे।
ठीक है अरविंद, आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस इन पैरामीटर्स पर कहीं कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? Yeah, so I would agree with what Gauri said. To go and tinker with एक provision tinker करना उतना जी I don't think in where we are today वो नहीं हो सकता है. I think if they can just make it simple for people to follow a tax regime where you know even if your income goes up 20-30%, you know ठीक what your taxes is, then they can plan their investments. That would be बिल better than trying to understand what 10 provisions mean for you. ठीक है। तो क्या खास तौर पर अगर देखा जाए कॉर्पोरेट टैक्स में तो उन्होंने ऑलरेडी चेंजेस किया, यहाँ पर कोई किसी तरीके के चेंजेस आ सकते हैं गौरी? जी बिल्कुल, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में जो रेट अगर हम देखें तो वो नॉर्मल से कम है, यानी कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी से कंपेयर करें तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम है। तो मुझे लगता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज में भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको कम करना चाहिए, रेट को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके पास उसको सिर्फ टैक्सेशन के लिए वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बनाए, उसके पास एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का भी ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें कम कंप्लायंसेस हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी से ही बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करते हैं। कंपनी वो लोग बनाते हैं जो थोड़ा सा हाई एम कर रहे हैं या जो कंप्लायंसेस कर सकते हैं कंपनी की, क्योंकि कंपनी की कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सिमेट्री लाने के लिए एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में जो रेट है वो कम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भी अरविंद, आप सोचते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या सरचार्ज हो गया जो कि 42% तक का है, जो ऑलरेडी पीक पे है और काफी ज्यादा इसकी वजह से ह्यू एंड क्राई भी रेस हुआ था, लेकिन अभी प्री इलेक्शन ईयर है, क्या इन पैरामीटर्स पर कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए? बिल्कुल, I think entry level और top level दोनों में change होना चाहिए because the entry level there's an effect of inflation and at the highest level you want to retain them in the country. So I think it is not unfair to expect सभी levels के लिए there should be enough sweetener in the budget where the average tax rate goes down by at least 5%. अच्छा, ठीक है। तो आप टैक्स में डेफिनेटली कमी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखते हैं। जहां पर हम स्टॉक मार्केट्स में निवेश की बात करते हैं, यहाँ से भी इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तौर पर या डिविडेंड टैक्स के तौर पर भी, जो हाल ही में इन्वेस्टर्स के हाथ पे टैक्स होना शुरू हुआ है। तो गौरी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फ्रंट पर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इक्विटी की बात करें तो 2018 में इसमें 10% टैक्स लगाया गया था और 1 लाख की एग्जेम्पशन दी गई थी। तो जी मुझे लगता है 2018 से 2023 आ चुका है। 2023 में हम खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज भी 2018 से पहले को याद करते हैं, जब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। जी तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि इस बजट में अबॉलिश कर देंगे, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, बट जो आपकी 1 लाख की आपने एग्जेम्पशन दी है, उसमें हो सकता है थोड़ा-सा चेंज हो, वो शायद बढ़ जाए। और साथ ही जो फीलर्स आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि जो होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, जिसमें आप इक्विटी की बात करें या प्रॉपर्टी की या और किसी भी एसेट की, तो सब में अलग-अलग होल्डिंग पीरियड है। तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो, ताकि एक होल्डिंग पीरियड कर दिया जाए और एक ही रेट कर दिया जाए, क्योंकि इन तीनों में अभी भी रेट भी अलग है, होल्डिंग पीरियड भी अलग है। तो यहाँ पे ठीक हो है। सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें और एक ही रेट और एक ही होल्डिंग पीरियड लेके आए। ठीक। अरविंद, आपकी तरफ से इसके ऊपर राय क्या लगता है? इस बार सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स रेजिम को एक तरीके से रीलुक और रिवैम्प करना चाहिए? बिल्कुल। So equity में I don't expect any changes to happen because equity culture तो अभी सभी I mean आप देखिए तो there are more than 70-80 million people investing in the Indian markets, individual ठीक है। taxpayers. So equity culture तो अभी everybody is in their markets. So there was a reason to keep taxes low so that there could be an equity culture. But I think they should focus on debt products, hybrid products. Those who have looking at an alternative to fixed deposits. उनके लिए capital gain scheme थोड़ा it has to be made beneficial, and somewhere they'll have to look at collecting more taxes on equity transactions, whether it is on a higher threshold, higher surcharge,
वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक नॉन इक्विटी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. मोर पीपल शुड बी एबल टू इन्वेस्ट अदर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. उनके लिए टैक्स इंसेंटिव. जी बिल्कुल. आखिर में मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि कुछ टॉप 3 आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार के बजट से. टैक्सेशन फ्रंट पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आम लोगों की जिंदगी आसान होगी? उनके जीवन में पैसा जो है उनकी जेब में बढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं? रिलीफ मेजर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गौरी, आपसे शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि 87A की रिबेट थोड़ी सी बढ़ा दी जाए. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो मुझे नहीं लगता बढ़ेगी और शायद बढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइलर्स का बेस कम हो जाता है. तो क्यों ना 87A की रिबेट बढ़ा दी जाए. दूसरा मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बहुत कम अमाउंट की दी जाती है, ओनली 50,000, जिस वो भी ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस के हटाने के बाद इसको लेके आए थे. तो इसको बढ़ा देना चाहिए ताकि कुछ एडिशनल बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिले, और ये ज्यादातर टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देगा. और तीसरा आप कह सकते हैं कि हाउसिंग लोन का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट रीपेमेंट का, उसको लेट आउट के तरह अनलिमिटेड कर देना चाहिए. जितना भी ईएमआई आप पे कर रहे हैं, जितना भी उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन है, वो सारा का सारा आपको बेनिफिट मिल जाना चाहिए. जी अरविंद, आपकी तरफ से टॉप 3 एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? It, if they just give 20 lakhs or 15% tax, I would be very happy. So that it takes care of a lot of things. Simple provision भी होंगे. And capital gains, जैसे मैंने बोला, I think debt products के लिए I would expect incentives now. Next 10 years, we need to build a bond market. We need to build debt products. उनके लिए we should have a lower tax regime, lower than 10%, so that people can allocate money for market-linked products, but which are not equity oriented. ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया गौरी और अरविंद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. और बजट से क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं टैक्सेशन फ्रंट पर, ये हमारे सभी दर्शकों को समझाने के लिए. उम्मीद करते हैं कि बजट में काफी कुछ रिलीफ आए, खास तौर पर कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए और सैलरी टैक्स पेयर के लिए भी. देखना ही होगा, बस कुछ ही घंटों में हमें पता चल जाएगा कि बजट में क्या कुछ खास आया है. इसके बाद भी हम लगातार आपसे बातचीत करेंगे बजट के फाइंडिंग्स के बाद, अनाउंसमेंट्स जानने के बाद, कि किस तरीके से आपने एनालाइज किया जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई है. बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए.